जय हिंद दोस्तों, डिफेंस गुरुजी में आपका स्वागत है। मैं अग्मिक राकेश जांगरा। आज बात कर रहे हैं ACC 129 के लिए। ACC 129 में हम अपनी टॉप 25 MCQ टेस्ट सीरीज चला रहे हैं, जिसके अंदर हम कंप्लीट जीके को कवर करेंगे, जिसमें जो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आपके हैं उनको भी हम कवर करेंगे। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको कवर करेंगे, और किसी क्वेश्चन में अगर उसके रिलेटेड बैकग्राउंड बताने की जरूरत है तो उसका हम बैकग्राउंड जरूर बताएंगे। यानी कि टॉप 25 MCQ आपको एक तो रिवाइज अच्छे से कराएंगे। इसके अलावा आपका एक काम होने वाला है कि कुछ क्वेश्चन, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो एक थ्योरी के दौरान छूट जाते हैं, उनकी इंपॉर्टेंस हम समझेंगे। और सबसे खास बात, जितने भी डिफेंस एग्जाम्स हुए हैं उनमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए ये क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब मेन पॉइंट है कि आपको ये क्वेश्चन करने कैसे हैं। आपको पहले तो मेरे साथ साथ इन क्वेश्चन को लगा के देखना है, चाहे वो सब्जेक्ट आपका कवर है नहीं है, फिर भी आप अपना स्ट्राइक रेट चेक करेंगे। इसके बाद जब आप एक जजमेंट से, एक एलिमिनेटिव टेक्निक से, एक जर्नल कॉमन सेंस से आप क्वेश्चन को करने की कोशिश करोगे। नॉलेज का ये बिल्कुल मतलब नहीं होता है कि आपको सारी चीजें टिप्स पर हों। नॉलेज का मतलब है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग दूसरों से बेहतर है। इसलिए इन क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करें। इस मॉक टेस्ट सीरीज के अंदर टॉप 25 मॉक जीके के अंदर हम कोशिश करेंगे कि जितना भी आपका जीएस पैटर्न है, जीके, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, सबको कवर करने की कोशिश करेंगे हम। अब ये टेस्ट सीरीज तब तक चलेगी जब तक आपका ACC 129 क्रैक नहीं हो जाता। पिछली बार से हमारा टारगेट है कि अब की बार हमारा स्ट्राइक रेट और भी ज्यादा हो। तो चलिए शुरू करते हैं, और पूरा ध्यान रखें, ऐसा नहीं है कि ये लर्निंग के लिए नहीं है। पहले बता देता हूं कि कहीं इन क्वेश्चन को देख के आप लिखोगे नहीं, ये इसलिए बिल्कुल नहीं है। आप इनके आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में साथ के साथ देते रहें, अपने साथ एटलीस्ट ईमानदार रहें। डिजिटल यानी कि ऑनलाइन कोचिंग का एक बहुत बड़ा फायदा ये है कि आपको हर जगह अवेलेबल है, और सबसे बड़ा नुकसान ये है कि आप अपने साथ बेईमानी करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं आप अपने साथ ईमानदार रहेंगे, चाहे आपका रैंक 0 आए लेकिन ईमानदार रहे। क्योंकि लर्निंग को इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि आपके स्कोर कितना हुआ, लर्निंग को फर्क पड़ता है आपकी ईमानदारी से। इसलिए करेंगे शुरू। चलिए, जिस क्वेश्चन की जरूरत रहेगी एक्सप्लेन करके, मैं उसको एक्सप्लेन करता रहूंगा। कि जिसका लगेगा कि मुझे इसके बैकग्राउंड में कुछ हिस्ट्री बतानी जरूरी है, वो मैं आपको बताता रहूंगा। लेकिन फिर भी सबसे मेन चीज आपको जो ध्यान रखने की है, वो सबसे मेन चीज ध्यान रखने की ये है कि आपको इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना होगा कि आपके एग्जाम ओरिएंटेड हम रहें, हम एग्जाम से हटके बात ना करें। देखिए, एक टॉपिक के अंदर बताने को तो बहुत कुछ होता है, लेकिन आपके एग्जाम ओरिएंटेड हम बात करेंगे। टॉप 25 MCQ हम जल्दी से जल्दी लगाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, हु पास्ड द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट? प्रेस एक्ट, और यहां से पहला ही जीके बन जाता है। ये 1878 में हुई है। 1878 में, इससे कैसे ट्रिक याद रखेंगे? ट्रिक रखेंगे 1885 में कांग्रेस बनी है, आपको पता है। यानी कि ये जो एक्ट है, प्रेस एक्ट है, कांग्रेस से पहले है। और प्रेस किस लिए होती है आपको पता है? आपकी एक्सप्रेशन के लिए, ठीक है, आपकी आवाज होती है। और इन्होंने ये एक्ट बनाकर आपकी आवाज को दबाया गया है, इसलिए हमने क्या एस्टेब्लिश किया है? हमने कांग्रेस बनाने की कोशिश की है। ऐसे साथ के साथ ट्रिक करेंगे। तो इस टाइम पर कौन था, किसके टाइम में ये हुई? ऐसा भी हो सकता है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पास हुआ, ये भी पूछ सकते हैं। तो 1885 एक ऐसी कॉमन डेट है जिसके आसपास आपको सब याद रहता है। तो यानी कि आपको 1858 से लेकर, या 60 से मान लो, से लेके लगभग 1900 तक जितनी भी डेट होंगी वो 1885 के रेफरेंस में कर लेना, आपको याद रह जाएंगे। इस टाइम पर कौन थे? लॉर्ड रिपन थे। कर्जन का मैं बता देता हूं भाई, कर्जन का टाइम पीरियड 1905 के आसपास था, आपको पता है, जब बंगाल विभाजन हुआ था। चेम्सफोर्ड का लगभग 1909 के आसपास का था, आपको बता देते हैं, ठीक है। तो यानी कि इसका आंसर है लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन के टाइम में। अब बात आती है जितने सारे ये गवर्नर जनरल हैं, गवर्नर हैं, वॉइसरॉय हैं, क्या इनकी हमें डेट याद करनी होगी? बिल्कुल डेट याद नहीं करनी है। क्या इनके नाम से हमें रिलेटेड कुछ याद रखना? बिल्कुल याद नहीं का, बस आपको एक हायरार्की याद रखनी है। क्योंकि हिंदुस्तान की हिस्ट्री में बहुत ज्यादा चीजें चेंज हुई हैं, बड़ी बड़ी चेंज हुई है। जैसे बंगाल का विभाजन,
बंगाल पार्टीशन, जैसे आपके बहुत सारे मूवमेंट हुए हैं, जैसे आज़ाद हिंद फौज का बनना है, जैसे गांधी का आना, गांधी का रिवोल्ट हो जाना, जैसे कि 1857 का रिवोल्ट हो जाना, जैसे रानी लक्ष्मीबाई की लड़ाई, ये सब जो चीज़ें हैं इनसे रिलेटेड आपको वायसराय और इनके गवर्नर जनरल ध्यान रखने जरूरी है, याद करने। तो देखिए, इसका आपको नहीं पता था तो हमने ऐसे एलिमिनेटिव टेक्निक से ये निकाल लिया। चलिए अब हम बात करते हैं वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से क्या मतलब है। प्रेस का मतलब है, आपकी पता है, अखबार न्यूज़पेपर से रिलेटेड पाबंदी लगाना। तो चलिए हम बात करते हैं, ये 1878 में आता है, ठीक है। इसका एक नाम और है गैजिंग इंडिया एक्ट। गैजिंग एक्ट ये गैजेट से रिलेटेड है। इस एक्ट के तहत क्या है, न्यूज़पेपर इन रीजनल लैंग्वेज, क्षेत्रीय भाषाओं में, क्षेत्रीय भाषाओं में क्यों रोक टोक क्यों लगा रही है? क्योंकि आप आंदोलन कर रहे हैं, जो आप आंदोलन कर रहे हैं उन आंदोलन का बढ़ावा कहां से मिलेगा? न्यूज़पेपर से मिलेगा। वर नॉट अलाउड प्रिंट एनीथिंग, आप कुछ भी उसके अंदर प्रिंट नहीं कर सकते हैं जब तक अंग्रेज उसको पास ना कर देते हैं। इसका मेन एम है न्यूज़पेपर का टू क्रिटिसाइज द पॉलिसी ऑफ ब्रिटिशर्स, यानी कि मेन है वो न्यूज़पेपर, इन्होंने बोला जो हम अखबार बनाते हैं, क्षेत्रीय अखबार हैं या रीजनल न्यूज़पेपर हैं, उनका मेन उद्देश्य तो ब्रिटिशर्स की पॉलिसी का विरोध करना है। इन्होंने इन्हीं के ऊपर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लगा दिया है। यानी कि अब अगर कोई अखबार इनकी बुराई करता है या कुछ भी ऐसा सामग्री अखबार के अंदर देता है जिससे अंग्रेजी साम्राज्य को दिक्कत है, तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट काम हो गया। और कब की बात कह रहे हैं हम, देख लीजिए 1878, कर लेने दीजिए, फिर हमने कांग्रेस बना ली, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हु सेड स्वराज इज माय बर्थ राइट एंड आई विल हैव इट, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। बहुत ही फेमस कोट है, स्वराज्य किसकी है? ऐसा कौन बंदा है जो इतना आखर बोलता है? क्या सुभाष चंद्र बोस? बिल्कुल बोल सकते हैं इतना आखर। बाल गंगाधर तिलक? बिल्कुल। सर अरविंदो घोष? नहीं, ये एक राइटर हैं। मोतीलाल नेहरू? नहीं, ये नॉर्मल बंदे बोलते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने तो जय हिंद बोला है भाई, याद रखेंगे, जय हिंद। तो कौन हो गया भाई? बाल गंगाधर तिलक। अब बाल गंगाधर तिलक से बहुत सारे फैक्ट हैं जो आपको पता होने चाहिए। बाल गंगाधर, जैसे कि बाल गंगाधर तिलक आपके महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, सबसे पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने न्यूज़पेपर चलाए हैं कुछ, एक मराठा और एक केसरी न्यूज़पेपर चलाए हैं, ठीक है। दूसरी बात इनके बारे में खास बात क्या है? खास बात है कि इन्होंने गणेश उत्सव शुरू किया था। अब बात आती है कि गणेश उत्सव तो एक धार्मिक उत्सव है, ये धार्मिक उत्सव करने की क्या जरूरत है? इसलिए क्योंकि ताकि लोग यूनाइट हों, और यूनाइट होकर क्या हो, आपके रिवोल्ट करें, यानी कि आजादी के लिए तैयार हों, किसी बहाने से हो। हिंदुस्तानियों की एक सबसे बुरी बात है और एक सबसे अच्छी बात है, ये धर्म के नाम पर मर जाएंगे, धर्म के नाम पर भिड़ जाएंगे, धर्म के नाम पे कुछ भी कर सकते हैं। राष्ट्र गुलाम है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। गणेश उत्सव स्टार्ट किया, सारे लोग यूनाइट हो गए, और यूनाइट हुए तो उन तक मैसेज पहुंचाना आसान हो गया, इसलिए गणेश उत्सव का बना। देखिए कितना दिमाग था इन लोगों में। चलिए, बाल गंगाधर तिलक जी के हम प्रणाम करते हैं, इनसे रिलेटेड तो फादर ऑफ स्वराज्य, स्वराज्य का पिता, फादर ऑफ। और ये पहले ऐसे हैं लीडर हैं जिन्होंने केसरी न्यूज़पेपर स्टार्ट किया है, और इसके अलावा इनको बोला जाता है स्वराज इज माय बर्थ राइट एंड आई विल शेल हैव इट, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। आजादी इतनी आसानी से नहीं मिली है, इन्हीं लोगों की वजह से मिली है। अब बात आती है एक पॉइंट और, अंग्रेज इनसे डरते थे, अंग्रेज भयभीत थे इनसे, ये बात तो मेरे को पता। लेकिन एक चीज और है, हमारे यहां पे गरम दल थे, भगत सिंह थे, लेकिन भगत सिंह तो लगभग 1920 के बाद की बात है, यानी कि उससे पहले कौन था? उससे पहले थे तिलक, बाल गंगाधर तिलक जी। यानी कि एक होता है गरम दल, कांग्रेस में दो तरह के लीडर थे, एक गरम दल एक नरम दल। जो गरम दल थे, जो आजादी की बात लड़ाई से करते थे, उनमें बाल पाल लाल थे, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय। चलिए
हु वाज द वायसरॉय ऑफ इंडिया व्हेन यूनिवर्सिटी एक्ट 1905? जी देखिए, आपको एक बात तो पता होना चाहिए, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट आया है। इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट कब आया है? 1904 में। तो पहला क्वेश्चन आपका बन गया, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1905 में आया। अब इसके आसपास एक मेन घटना लगा लीजिए, 1905 एक मेन घटना है। इस मेन घटना में क्या हुआ था? बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन। अब बात आती है बंगाल विभाजन क्यों हुआ था? बंगाल विभाजन इसलिए हुआ था क्योंकि जो रिवोल्ट थे सबसे ज्यादा और क्रांति वो सबसे ज्यादा बंगाल से शुरू हो रही थी। बंगाल के लोग बहुत ज्यादा राष्ट्रवादी थे, इसलिए बंगाल के इन्होंने दो टुकड़े कर दिए। एक कर दिया ईस्टर्न वेस्टर्न और एक कर दिया ईस्टर्न। ये मुस्लिम मेजोरिटी है और ये हिंदू मेजोरिटी है। इससे क्या होगा? अब इंडियन अंग्रेजों से लड़ने के बजाय अंग्रेज वर्सेस इंडियन नहीं होगा, अब हिंदू वर्सेस मुस्लिम हो जाएगा। इसलिए इन्होंने 1905 में इसको बंगाल को विभाजन किया था। लेकिन इसके क्या काम रहते हैं हम बाद में देखेंगे। लेकिन किसके टाइम में ये काम था? कर्जन का। ये कर्जन ने किया था 1905 में। डेफिनेटली यहां पे वायसराय उस टाइम कौन होगा? क्या उस टाइम लैंडस्टोन है? नहीं। क्या चैम्सफोर्ड है? चैम्सफोर्ड मैंने बोला था 1909, ठीक है। इसके बाद लॉर्ड रिपन? नहीं, ये कर्जन इस टाइम पर है। याद रखना, कर्जन इस टाइम पे। आपको ऐसे ही डेट कनेक्ट करनी होगी। अब हम बंगाल विभाजन से रिलेटेड कुछ बात कर लेते हैं। देखिएगा बंगाल विभाजन से, देखिए ये बंगाल है, इसके इन्होंने दो टुकड़े कर दिए हैं, एक मुस्लिम मेजोरिटी एक हिंदू मेजोरिटी। इनका गेम देखना भाई, मैं बताने की कोशिश करूंगा। एमसीक्यू टेस्ट सीरीज है, आप साथ के साथ लगाओ क्वेश्चंस को, ठीक है। तो हिंदू मुस्लिम इन्होंने क्या किया? कब बात है? 1905 की बात है। अब एक हिरार्की समझते हैं। 1857 का रिवोल्ट होता है। इस रिवोल्ट के बाद ब्रिटिश क्या करते हैं? इस रिवोल्ट के बाद ब्रिटिशर्स सोचते हैं कि मुस्लिम जिम्मेदार, रिस्पॉन्सिबल है। इसके बाद 1885 में कांग्रेस बनती है। कांग्रेस का उद्देश्य ब्रिटिश सपोर्ट है, यह बात आपको पता है, ब्रिटिश की हेल्प है। लेकिन चाहे शुरुआत कुछ भी रही हो, चाहे लालच से की हो, कैसे भी किया हो, फाइनली जाके कांग्रेस देश की आजादी के लिए लड़ाई करती है, ठीक है। तो ब्रिटिश हेल्प, ये कांग्रेस बन गई। कांग्रेस में हिंदू और मुस्लिम दोनों थे और सिख भी थे, इक्वलिटी थी, ये बात आपको पता है। अब ये गेम खेल लेंगे। क्या गेम खेल लेंगे? अब ब्रिटिश सोच रहे हैं कि हम चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम हो जाए, यानी कि फूट डालो और राज करो, डिवाइड एंड रूल करना चाहते हैं। इसके लिए इन्होंने क्या किया? हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की। और ये कब हुआ? 1905 में बंगाल पार्टीशन। बंगाल पार्टीशन। अब ये बंगाल पार्टीशन कर तो दिया, लेकिन इसके रिजल्ट क्या रहे? रिजल्ट ये रहे, बंगाल पार्टीशन के बाद हमने स्वदेशी मूवमेंट चलाया। और स्वदेशी मूवमेंट के बाद बंगाल पार्टीशन कैंसिल हो गया। कैंसिल हो गया, बट इसका जो रिजल्ट था वो पास हो गया। कैसे हो गया? 1906 में मुस्लिम लीग बन गई। चाहते ये यही थे। अब सारा काम क्या होगा? कांग्रेस वर्सेस मुस्लिम लीग। इसी को बढ़ावा देते हुए 1909 में मुस्लिम को सेपरेट रिप्रेजेंटेशन मिला। ये सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है आपको, क्योंकि वायसरॉय की काउंसिल थी, उसमें बहुत सारे मेंबर इलेक्टेड होते थे, कुछ इंडियंस को भी इलेक्टेड होते थे, ताकि ये दिखाने के लिए हम इन लोगों को भी हिस्सा देते हैं। उसमें इन्होंने रूल बना दिया कि मुस्लिम कैंडिडेट जो होगा उसको मुस्लिम जनता ही वोट डालेगी। तो इससे बुराई क्या है? रिजर्वेशन भी तो है। बुराई ये है, धर्म को बढ़ावा दे रहे हैं, मुस्लिम तुष्टीकरण को बढ़ावा दे रहे हैं।
हम इससे हिंदू मुस्लिम बढ़ा रहे हैं। और फाइनली ब्रिटिशर्स 1905 में कर्जन ने जो चाहा था 1906 में और 1909 में हो ही गया। और एट द लास्ट क्या हुआ था, आपके देश का विभाजन नहीं हो गया था, डायरेक्ट एक्शन डे हो गया था और हिंदू पाकिस्तान और हिंदुस्तान बन गया था। ये शुरुआत वहीं से है। चलिए भाई आगे। हाँ, यूनिवर्सिटी एक्ट 1905 आपको पता है। इसके बाद इस एक्ट का एक काम और था 1910 में, जो आपका कमीशन आया है, इसमें कोई कमीशन भी तो आया हुआ इस एक्ट के लिए। किसी ने तो बोला होगा कि भाई एक काम करो, ऐसा एक्ट बना दो। ये कौन सा है, रेले कमीशन। कमीशन, इस कमीशन ने बताया कि अब बात आती है यूनिवर्सिटी एक्ट, यानी कि यूनिवर्सिटी बनाएंगे, विश्वविद्यालय बनाएंगे। अच्छी बात है ये तो, विश्वविद्यालय अच्छी बात है ना। ये नहीं, इसके पीछे कोई एक्ट है। ये चाहता है कि इंडियन एजुकेशन को हम वेस्टर्न एजुकेशन बना दें। बस ये इतनी सी बात है। चलिए, और ये सारी यूनिवर्सिटी किसके कंट्रोल में आ जाएंगे, गवर्नमेंट के। अब बात आती है इससे क्या फर्क पड़ेगा। इससे ये फर्क पड़ेगा, जितने भी रिवोल्ट होंगे वो स्टूडेंट करेंगे। और स्टूडेंट अगर गवर्नमेंट के अंडर में हैं तो फिर कैसे रिवोल्ट होंगे। यानी कि हिंदुस्तान को गुलाम नहीं बनाना है, हमारी नस्लों को गुलाम बनाना है। लॉजिक हम क्लियर करते जा रहे हैं, लॉजिक कर रहे हैं, इसलिए फैक्ट आपको याद हो जाएंगे। चलिए भाई आगे हम क्या बात करते हैं। नेक्स्ट है भाई, हु अमंग द फॉलोइंग नेवर बिकम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब सबसे पहले कांग्रेस कई बार आ चुकी है, हम इस पे बात कर लेते हैं। कांग्रेस 1885 में बनती है, एओ ह्यूम में। एओ ह्यूम की वजह से बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर टिप्पणी की है कि ये एक बेगिंग संस्था है, भिखारी है। अब इसके हर साल मीटिंग होती है, ईयर वाइज मीटिंग होती है इसकी। और जो मीटिंग होती है उसको बोलते हैं सेशन। तो हर साल होता है, 1886 में होगा, 1887 में होगा, इस तरह हर साल होता होगा। क्या हमें हर सेशन याद रखना है? नहीं रखना है। कुछ सेशन याद रखने हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि इन्होंने बोला कि इनमें से कौन इसका, अब इस सेशन का कोई ना कोई अध्यक्ष बनेगा और उस अध्यक्ष का कोई विशेष काम होगा, प्रेसिडेंट बनेगा। ये पूछ रहा है। अब तक कौन इसका प्रेसिडेंट नहीं बना है? गांधी बना है केवल एक बार, 1924 में, ओनली वन टाइम, केवल एक बार। याद रखना भाई, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, सुभाष चंद्र बोस बने हैं 2 बार। याद रखना, 1938 में और 39 में। इसमें इंटरेस्टिंग कहानी हम बात करेंगे। गोपाल कृष्ण गोखले गांधी के राजनीतिक गुरु हैं, गांधी के गुरु हैं, तो ये तो बनेंगे ही। यानी कि तिलक, ये क्रांतिकारी आदमी है, इसको नहीं बनने देंगे भाई। अभी बताया था ना कि ये सीधा बोलते हैं, आखिर बोलते हैं, देश के लिए कुछ भी कर मिटेंगे। पर हुआ क्या कि इतने महान लोग जिन्होंने देश के लिए इतना किया, उनका आज नाम भी नहीं दिख रहा। ऐसा क्या हुआ? जरूर कोई रणनीति रही होगी। चलिए आगे चलिए। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द ओनली आईएनसी सेशन प्रेसिडेंट ओवर द महात्मा गांधी। इसने बोलना ओनली, मैंने बताया था ना केवल एक गांधी ने किया था। बताइए कौन सा किया था? ठीक है, कानपुर किया था, लखनऊ किया था, बेलगांव किया था या नागपुर किया था? बताइए कौन सा है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप आंसर करते रहेंगे। वीडियो जब भी आप बाद में देखेंगे तो अपने साथ ईमानदार रहें। एटलीस्ट हम हर टॉपिक का हिस्ट्री को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, रटना कुछ नहीं है। आता है अच्छी बात है, नहीं आता है तो अंडरस्टैंडिंग को अपना बढ़ाए, साथ के साथ नोट्स अपडेट करते रहें। तो 1924 में, जैसा कि मैं बता चुका हूँ, गांधी जी के बारे में थोड़ा सा मोटी मोटी बात हम कर लेते हैं एक बार। गांधी के बारे में आपको पता है 1915 में गांधी इंडिया में आते हैं। इसके बाद ये 1 या 2 साल तक विजिट करते हैं, पूरे इंडिया को समझने की कोशिश करते हैं। तो ये आंदोलन करें 1917 में, 1918 में, 1920 में ये आंदोलन करते हैं। ये फर्स्ट है चंपारण में, खेड़ा, ठीक है, और मिल, अहमदाबाद मिल आंदोलन 19 अक्टूबर, असहयोग
ये आंदोलन शुरू करते हैं। 1924 में ये क्या करते हैं, बंगाल के अध्यक्ष बनते हैं, कांग्रेस अध्यक्ष बनते हैं एक बार केवल। इसके बाद 1928 में दांडी मार्च, 1930 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाते हैं। ये तो कॉन्फ्रेंस 3 होती है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1, 2, 3। इसके बाद पूना पैक्ट होता है, जिसको लखनऊ पैक्ट भी बोलते हैं, गांधी इरविन पैक्ट भी होता है। इस तरह से इसके बाद आगे जाते जाएंगे। ये 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट चलाते हैं, और आपको पता है 1948 में इनकी डेथ हो जाती है। चलिए, इसके बाद है हु पब्लिश्ड न्यूज़पेपर केसरी एंड मराठा। इसमें हम बात कर चुके हैं। केसरी और मराठा कौन से हैं, बताइए ऑप्शन जल्दी। बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, विपिन चंद्र पाल, अरविंदो घोष, कौन है? इस पे हम बात कर चुके हैं, बाल गंगाधर तिलक जी। नेक्स्ट है व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ मौर्यन एम्पायर। आपको पता है मौर्य साम्राज्य साम्राज्य 323 BC में शुरू होता है, चंद्रगुप्त मौर्य। और चाणक्य इनके गुरु हैं। आपको पता है चाणक्य के 3 नाम हैं, विष्णुगुप्त और कौटिल्य। इनके 3 नेम हैं। इन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है अर्थशास्त्र। इन्होंने मौर्य साम्राज्य ने अपनी कैपिटल बनाई है पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र अपनी राजधानी बनाई है। ठीक है। चंद्रगुप्त के बेटे का नाम है बिंबिसार, और इनके बेटे का नाम है अशोक। और ग्रेट अशोक का आपको कौन नहीं जानता, ग्रेट अशोक। इतना ही है हमारे पास। इसके बाद ऑल इंडिया मुस्लिम लीग फाउंडेड इन द ईयर। मुस्लिम लीग जैसे मैंने आपको बताया था 1902 में नहीं, ये इसमें गांधी इंडिया में आए थे। ठीक है, यहां पे कुछ नहीं था। 1906 में आगा खां। इन्होंने क्यों बनाई, इसका रीजन क्या था? इसका रीजन हम आपको बता चुके हैं। ब्रिटिश की एक पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल। उसी के तहत इनको 1909 में पार्लियामेंटो रिफॉर्म आते हैं। रिफॉर्म भी बोलते हैं इसको। ठीक है, इसके तहत मुस्लिम को क्या किया, मुस्लिम को दिया गया सेपरेट इलेक्टोरेट। और यही 1909 का सेपरेट इलेक्टोरेट जाके क्या बनता है 1948 का भारत विभाजन। क्योंकि बीज कहीं ना कहीं से तो शुरू होता ही है। चलिए आगे। फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग 30 दिसंबर 1906 में, 1906 में मुस्लिम लीग फॉर्म्ड। किसकी लीडरशिप में? आगा खान, नवाब ऑफ ढाका, देख लीजिए नवाब ऑफ ढाका, और मोहसिन उल मुल्क नवाब। ठीक है, किस लिए? सेफ गार्ड ऑफ मुस्लिम राइट, मुस्लिमों के अधिकारों की सुरक्षा करने के लिए। और कितने अधिकारों की सुरक्षा के लिए? पाकिस्तान बन गया है फिर भी कंट्रोल नहीं है। और मुस्लिम लीग किस लिए बनी? ब्रिटिश का प्लान था। उन लोगों में एजुकेशन की कमी थी, उनमें अपने संप्रभुता की कमी थी,
और वे अपने धर्म का चश्मा पहन के बैठे थे, और इकोनॉमिक बैकवर्ड तो थे ही। इन ये सब चीजों ने मिला के मुस्लिम लीग बनाया, मुस्लिम लीग ने हिंदू मुस्लिम बनाया, और हिंदू मुस्लिम ने पाकिस्तान बनाया, और पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश बना, और ऐसे ही बंटवारा होता चला गया। चलिए, इसके बाद है हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमन टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब कांग्रेस से रिलेटेड 4-5 क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहला तो कांग्रेस बनी कब? 1885 में। तो कुछ क्वेश्चन है, फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन है आपको पता होना चाहिए। सेकंड बात है, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन है, ये भी आप अपना अपडेट करेंगे। नेक्स्ट है, फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट कौन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा फर्स्ट इंडियन वुमन कौन है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट इंडियन वुमन, फर्स्ट इंडियन वुमन एनी बेसेंट है फर्स्ट वुमन, ठीक है, फर्स्ट वुमन है। यानी कि फर्स्ट इंडियन वुमन कौन है? सरोजनी नायडू। चलिए, हु प्रिसाइड ओवर द फेमस त्रिपुरी सेशन ऑफ कांग्रेस। कांग्रेस का त्रिपुरी सेशन में लीडर कौन था? मैंने बताया था 1938 में और 1939 में 2 बार एक बंदा लीडर बना है, प्रेसिडेंट बना है, उसका नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। जब पहली बार प्रेसिडेंट बने सही है, दूसरी बार जब प्रेसिडेंट ये बनते हैं उस टाइम इनके खिलाफ में जो खड़ा होता है वो है पटाभी सीतारामैया। और पटाभी सीतारामैया को गांधी जी ये कहते हैं कि पटाभी सीतारामैया खड़ा है, इसका मतलब ये है कि गांधी खुद खड़ा है। उसके बावजूद कि उनको 1 वोट मिलता है और वो लगभग सभी वोटों से हार जाते हैं, और इस बात से नाराज हो जाते हैं। इस बात पर सुभाष चंद्र बोस जी इस्तीफा दे देते हैं कि अगर ये नाराज है तो कोई बात नहीं, और उसके बाद 1939 में इस्तीफा देके वो बनाते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक। कौन बनाते हैं? सुभाष जी। और उसके बाद INA आजाद हिंद फौज रास बिहारी बोस की कमान में होती है, उसकी फिर कमान संभालते हैं सुभाष चंद्र बोस जी। उसके कहानी के आगे पता। तो ये है सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फादर ऑफ एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट, यानी कि अराजकता के पिता। भारत में अराजकता के पिता कौन है, या फादर ऑफ नेशनलिज्म भी बोल सकते हैं, फादर ऑफ नेशनलिज्म कौन है? एक ही बंदा जिसका मैंने बताया था, मोतीलाल नेहरू नहीं, वल्लभ भाई पटेल नहीं, गोपाल कृष्ण गोखले नहीं, बाल गंगाधर तिलक, जैसा हम पहले बात कर चुके हैं। नेक्स्ट है, द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन इज वेस्टेड इन द। आपको पता है हमारे देश में पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट बनती है लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट साहब से, ये बात आपको पता है। इसके अलावा हमारे यहाँ पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है, पावर डिवीजन है इंडिया में। अब पावर डिवीजन 2 प्रकार से है, एक वर्टिकल पावर डिवीजन है और एक हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल में अगर मैं बात करूं, यह है सेंटर, यह है स्टेट, और ये है लोकल लेवल, ठीक है। और अगर मैं हॉरिजॉन्टल पे बात करूं, ये है लेजिस्लेचर, जुडिशरी, और ये है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव है सरकार, यानी कि कार्यपालिका,
जुडिशरी का है न्यायपालिका, और लेजिस्लेचर का है आपका विधायिका जो कानून बनाती है। ये बात हम आपको बता भी चुके हैं और दोबारा से बता रहे हैं। अब इसके अलावा मेन चीज क्या कह रहा है कि जो सरकार है, एग्जीक्यूटिव है, ये जितने भी काम करेगी वो किसके नाम से करेगी, पावर किस में वेस्टेड है, किसके नेम में पावर है। चाहे शक्ति किसी के हाथ में हो, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर नहीं, वाइस प्रेसिडेंट नहीं, प्रेसिडेंट साहब, राष्ट्रपति के नाम से सारे काम होंगे। किसी भी देश के साथ संधि होगी राष्ट्रपति के नाम से होगी, युद्ध होगा राष्ट्रपति के नाम से होंगे, फॉरेन एम्बेसडर हम विदेशों में भेजेंगे किसी देश में राजदूत, तो वो राष्ट्रपति के नाम से होगा। इतनी बातें क्लियर। आगे चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डील विद द इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। अब प्रेसिडेंट साहब को हटाने का, प्रेसिडेंट साहब राष्ट्रपति हैं जो, प्रेसिडेंट की आर्टिकल 52 से लगभग 68 तक ये पावर चलेंगी। इसमें प्रेसिडेंट का आपको पता है इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, आपको पता है प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव इसमें हेड है एंड नॉमिनल हेड है। इनको सिलेक्ट होने के लिए एज 35 ईयर होना चाहिए, आपको पता है, इंडियन होना चाहिए आपका। और इसके अलावा सबसे मेन चीज क्या है, सबसे मेन चीज है कि गुड कैरेक्टर हो। अब इनको अगर हटाना है, इम्पीच करना है, हटाने को बोलते हैं इम्पीचमेंट, वो किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 61 में है, आर्टिकल 61 में है। नेक्स्ट है द प्रेशर ग्रुप्स आर, दबाव समूह क्या होते हैं। इस क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करें क्योंकि ये फैक्ट नहीं है। दबाव समूह, दबाव समूह क्या होते हैं। प्रेशर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होती है, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन तो पॉलिटिकल पार्टी होती हैं, पॉलिटिकल पार्टी होती हैं। इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन तो इंस्टीट्यूशन होते हैं। मोरल ऑर्गेनाइजेशंस नहीं, ये होती है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनिवर्सल कैरेक्टर, जैसे संघ, मतलब क्या संघ, मजदूर संघ, जैसे किसान सभा, यानी कि एक जैसे लोगों का समूह, यानी कि सब किसान एक जैसे कैरेक्टर के हैं, वे सरकार, एक ग्रुप बड़ा हो जाता है जो सरकार के ऊपर दबाव बना सकता है, इसलिए उसको प्रेशर ग्रुप बोलते हैं। जैसे अब किसान आंदोलन हुआ था तो सारे किसान एकजुट हो गए थे और उन्होंने दबाव बना दिया था, इस तरह से ये प्रेशर ग्रुप होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ इलेक्शन सिस्टम इन इंडिया। भारत में इलेक्शन में इनमें से कौन सी चीज नहीं होती है। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी, मतलब राइट टू वोट है या नहीं है, राइट टू वोट, यानी कि 18 प्लस के वालों को वोट करने का अधिकार, क्या ये है, हाँ है, नोट पूछ रखा। सीक्रेट वोटिंग, हाँ है। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स SC ST में, बिल्कुल है। कम्युनल इलेक्टोरेट जो 1909 में मुस्लिमों को दिया था, वो है क्या कम्युनल, यानी कि धर्म के आधार पर जो मुस्लिम है वो मुस्लिम को ही देगा, हिंदू हिंदू को ही देगा, राजपूत राजपूत को ही वोट करेगा, ऐसा है, नहीं है। इसको बोलते हैं कम्युनल इलेक्टोरेट। नेक्स्ट है मेंबर ऑफ इलेक्शन कमीशन आर अपॉइंटेड बाय। अब बात आते हैं राष्ट्रपति पे, बात है प्रेसिडेंट साहब। प्रेसिडेंट साहब कई लोगों को अपॉइंट करता है, किनको अपॉइंट करता है, नियुक्ति करता है। एक तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को करता है, एक जजेस को करता है, एक गवर्नर को करता है, और एक इलेक्शन कमिश्नर को होता है, इलेक्शन कमिश्नर्स को भी करता है। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। चलिए आगे, इलेक्शन ऑफ लोकसभा हेल्ड एवरी ईयर। लोकसभा के इलेक्शन कितने साल के लिए होते हैं, 3 साल नहीं, 4 साल नहीं, 5 साल, हाँ लोकसभा 6 साल के लिए लोकसभा होती है भाई, लोकसभा होती है। और लोकसभा के बारे में कुछ फैक्ट ले लेते हैं, इसको लोअर हाउस बोलते हैं, हाँ जी बिल्कुल,
ये परमानेंट हाउस है? नो नो, नॉट परमानेंट, क्योंकि हर 5 साल में बदल जाता है। परमानेंट हाउस है, ठीक है, लोकसभा, ठीक है। और इनका इलेक्शन डायरेक्ट इलेक्शन, डायरेक्ट इलेक्टेड बाय सिटीजन ऑफ इंडिया। पीपल और सिटीजन में क्या फर्क है? पीपल वे लोग होते हैं जो उस देश में रेजिडेंस रखते हैं, और सिटीजन वो हैं जो उस देश को राइट टू वोट रखते हैं। यानी कि जो बच्चे 18 से कम हैं, क्या वो सिटीजन नहीं है? डेफिनेटली सिटीजन है, जिनके पेरेंट्स यहां से बिलोंग करते हैं, सिटीजनशिप जिनके पास है। आगे चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इमेजिनरी लाइन ऑलमोस्ट डिवाइड इंडिया इनटू 2 पार्ट्स। इंडिया को, और आप एक बात देखिए ठंडे दिमाग से, तब तक आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करें। ये 0 लाइन है, इसको बोलते हैं इक्वेटर। फिर एक चलती है 23.5 डिग्री नॉर्थ, एक चलती है 23.5 डिग्री साउथ। अब इंडिया लगभग यहां पर है, तो ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये है कैप्रिकॉर्न, ठीक है। तो कौन सी है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इंडिया को ऑलमोस्ट 2 भागों में बांटती है। और कितने स्टेट यहां से बिलोंग करते हैं? 8 स्टेट यहां से बिलोंग करते हैं। गुजरात हो गया अपना, एमपी हो गया, राजस्थान हो गया, आगे बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, त्रिपुरा, ठीक है, और वेस्ट बंगाल, ठीक है, और मिजोरम। चलिए अगला क्वेश्चन क्रैक करिए। विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर बॉडीज इज ए होम ऑफ लक्षद्वीप। अब लक्षद्वीप कौन सी वाटर बॉडी में है? ये देखिए, आपको पता है लक्षद्वीप यहां पर है, लक्षद्वीप यहां पर है, और इस साइड में बे ऑफ बंगाल है, आपको पता है, और यहां पे हिंद महासागर है, इंडियन ओशियन, और यहां पर अरब सी, अरेबियन सी। आसान क्वेश्चन किसी के लिए हो सकते हैं, बट किसी के लिए टफ भी हो सकते हैं। अब बात आती है, ये आसान है तो क्या करे, टफ है तो क्या करे? कुछ ना करे, अपना रिवीजन करें, चाहे आसान हो या टफ हो। हमारा टारगेट है ACC 129 में सिलेक्शन लेना। चलिए भाई आगे, वेयर इज द लोकटक लेक सिचुएटेड। लोकटक लेक कहां पर है? मणिपुर में है। लेक आपकी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, ये टॉपिक आपको करना होगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर हैज लार्जेस्ट रिवर बेसिन ऑफ इंडिया। लार्जेस्ट रिवर बेसिन कौन से का? पहले इस बात को एक बार मोटे मोटे से समझ लीजिए। देखिए, इंडिया में एक रिवर है, यह है ब्रह्मपुत्र, ठीक है। एक रिवर है आपकी इंडस, और एक रिवर है आपकी गंगा। 3 है। अब मैं इनकी बात करूं तो लेंथ की, तो ये तो लॉन्गेस्ट है, ये फर्स्ट है लेंथ में, ये सेकंड है, और ये थर्ड है। अब ये क्या इंडिया में है? इंडिया में, ओनली इंडिया में ये है। ये इंडिया चाइना, ये इंडिया पाकिस्तान। और बेसिन क्या होता है भाई? बेसिन, बेसिन वो एरिया होता है जहां पर वो रिवर अपना पानी लेके जाती है, जितने एरिया को बेनिफिट देती है। तो सबसे ज्यादा बेनिफिट कौन सी देगी? गंगा देगी, सीधी सी बात, दे गंगा रिवर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉट ए पार्ट ऑफ पंचनद। पंचनद का पार्ट कौन नहीं है? पंचनद यानी कि 5 नदियां जहां मिले, 5 नदियां जहां पर मिले, तो कौन सी है 5 नदियां? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ पंचनद। पंचनद का पार्ट कौन सी नहीं है इनमें से? तो 5 नदियां हैं जो मिलके बाद में 5 नदियां बनती हैं, ठीक है। इसका इंडस, चेनाब, झेलम, रावी में से कौन सी नहीं है? ये आप मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। ये आपको पता होना चाहिए। इंडस वाटर ट्रीटी है, इंडस वाटर
ट्रीटी है, उस ट्रीटी में इन 5 नदियों का नाम लिया गया है। कुछ नदियां हिंदुस्तान को मिलेंगी 80% जल के लिए और कुछ पाकिस्तान को मिलेंगी 80% जल के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लो इन रिफ्ट वैली, रिफ्ट वैली में कौन सी जाती है? अब एक बात बताइए, रिफ्ट वैली से भी क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन और है। मोस्टली नदियां आपको पता है वेस्टर्न है, इनका तो सबको ही पता है। कुछ रिवर आपकी ईस्टर्न है, जैसे एक तो आपका लूनी हो गया, एक आपका नर्मदा हो गया, एक आपकी ताप्ती हो गया और एक आपकी पेरियार हो गया। ठीक है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। अब पूछ रहा है कौन सी रिफ्ट वैली है? रिफ्ट वैली वो है जो एक जगह होती है और उसके बीच की जगह नीचे डिक्लाइन हो जाती है, तो ये नर्मदा है। चलिए, व्हाट डज नीति आयोग स्टैंड फॉर? नीति आयोग का मतलब क्या है, ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में करना होगा। मैं आपको इतना बता दूं, प्लानिंग कमीशन जिसका काम था टू फॉर्म प्लानिंग प्लान्स बनाता था डेवलपमेंट के लिए। इसमें कुछ कमियां थी, इसलिए उसको छोड़ के अब हमने बनाया है नीति आयोग। 2015 में नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है, ये आपको कमेंट बॉक्स में करना है क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इकोनॉमिक मॉडल वाज फॉलोड बाय फर्स्ट ईयर प्लान? अब मैंने आपको बताया है प्लानिंग कमीशन यानी कि योजना आयोग, योजना आयोग प्लान बनाता था। फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकंड 5 ईयर प्लान, थर्ड, ऐसे 12 प्लान बने हैं टोटल, ज्यादा नहीं बने हैं। इनमें से कौन सा प्लान है जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान के बारे में बोला जाता, जिसका दूसरा नाम है फर्स्ट 5 ईयर प्लान का जिसका दूसरा नाम है? इसने फोकस किया था एग्रीकल्चर पर, एग्रीकल्चर पर फोकस किया था। सेकंड वाले ने फोकस किया था इंडस्ट्री पर। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान का नाम क्या है आपको? चलो मैं हेल्प कर देता हूं, ये नहीं है और ये नहीं है, इन दोनों में से एक है, कौन सा है? कमेंट बॉक्स में आप करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं इतनी अंडरस्टैंडिंग आपकी हो गई होगी। फिर भी अगर कोई चीज, अगर आपका एक भी क्वेश्चन सही नहीं होता है तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। ये जो टॉपिक हमने किए हैं ये अब आप जाके अपने अपडेट कर लीजिए। प्रैक्टिस में गलती हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, फाइनल एग्जाम में गलती नहीं होनी चाहिए। हम हमेशा आपके साथ हैं। जय हिंद, जय भारत।